नमस्ते। मैं प्रियरंजन सिंह आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज्वलंत विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो हमारे देश का भी हॉट मुद्दा बना हुआ है, इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन। और इसका सबसे मुख्य विषय यह है कि इसमें हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी दिन से वो परेशान थे इस बात को लेकर, क्योंकि अमेरिका बहुत ही मतलब चालाकी से हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ाते जा रहा था, जिसके चलते हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफ़ी समस्याएं आ रही थी। हम लोग एक्सपोर्ट करने में, हमारे जो देश के एक्सपोर्टर हैं उनको काफ़ी समस्या आ रही थी, क्योंकि दिन प्रतिदिन जब टैरिफें बढ़ रही थी तो उसके चलते कहीं कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे असर आ रहा था। तो ये काफ़ी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल था हमारे देश के लिए कि इसको कैसे लाया जाए, जगह पे लाया जाए। तो आइए इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। कारण यह है कि अमेरिका पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनको अपने हिसाब से चलाना चाहता है और कंट्रोल करना चाहता है। तो कंट्रोल करने के लिए उसके पास ये एक बहुत ही बढ़िया हथियार उसने बना लिया है कि जो देश उसके हिसाब से चलती हैं उसके ऊपर वो उनके ऊपर टैरिफ को कम कर देता है, और जो देश उनके हिसाब से नहीं चलती उनके ऊपर टैरिफ को बढ़ा देता है। किसी भी देश को, अगर कोई देश अपने स्वतंत्र फैसले लेना चाहती है, अगर वो चाहती है कि मुझे किसके साथ क्या रिलेशन रखना है, उस पर अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है। तो अभी मुख्यतः बात यह थी कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की बात थी। तो भारत ने अपने विकल्प को बढ़ाते हुए और रसिया से ट्रेड किया और रसिया से इंपोर्ट करना शुरू किया क्रूड ऑयल को। क्योंकि हुआ क्या था कि जब यूक्रेन और रशिया में जब युद्ध शुरू हुई तो अमेरिका ने बहुत सारे यूरोपियन यूनियन और कई सारे देशों का एक मीटिंग किया और उन्होंने कहा कि आप लोग रसिया से क्रूड ऑयल नहीं लेंगे, जिसके चलते रसिया को काफी घाटा होने लगा। रसिया ने काफी छूट दे करके भारत को ऑफर किया, और भारत रसिया का बहुत ही पुराना मित्र रहा है। बहुत ही सिचुएशंस पे रसिया भारत की मदद करते आई है शुरू से ही। तो उस हिसाब से भारत ने डील को मानते हुए और बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो जिसके चलते रसिया का जो अर्थव्यवस्था है वो जबरदस्त पिकअप पकड़ लिया और वो बहुत सही हो गया, जिसके चलते अमेरिका का टेंशन बढ़ गया कि हमने जो चाहा, जो उद्देश्य था अमेरिका का, वो पूरा हुआ नहीं। तो जिसके चलते अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे। इसके चलते फिर अमेरिका ने इंडिया पे टारगेट किया कि आपको रसिया से क्रूड ऑयल लेना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे, हम आपके ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे, ताकि इंडिया भी कंट्रोल में आ जाए अमेरिका के। और है भी ऐसा, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि हम अमेरिका पर भी बहुत हद तक निर्भर है, क्योंकि एक बहुत ही विकसित देश रहा है, उसके इकोनॉमी भी बहुत बड़ा इकोनॉमी है अमेरिका का। तो हम लोग इस हिसाब से अमेरिका को भी हमें अपने लाइन पर लाना है, और इधर हमारा रसिया भी पुराना देश दोस्त रहा है, तो रसिया से भी हमारे संबंध खराब ना हो इसका भी हमें ख्याल रखना है। तो इस दोनों के बीच में जो बैलेंस का जो काम है, ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया था। तो अब जिसको मैनेज करने में हम कामयाब हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहता हूं कि हमने जो डील किया है अमेरिका से, उसमें मुख्यतः जो भी डील हुई है, तो इंडिया ने ये माना है कि नहीं, अभी वो खुलकर कुछ बातें क्लियर अभी आई नहीं है। इसमें अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि विद इन 1 वीक और नेक्स्ट वीक कुछ अधिकारी आ रहे हैं, यूएसए के कुछ अधिकारी आएंगे और यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग होगा, बायलैटरल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और उसमें जो भी डील है उसका एक मीडिया में बात को रखी जाएगी। लेकिन जो मुख्यतः बातें निकल कर आ रही हैं वो यही है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि भारत रसिया से तेल, क्रूड ऑयल अब नहीं लेगा, और भारत पे हम टैरिफ को कम करके 18% पर लेके आ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ
उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो 500 अरब डॉलर का जो प्रोडक्ट है वो अमेरिकन प्रोडक्ट को खरीदेगा आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर। और उसके साथ ही साथ अमेरिका के तरफ से, वहां के कृषि मंत्री के तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो कृषि और डेयरी क्षेत्र में भी मार्केट ओपन करने जा रहा है, मगर भारत के तरफ से अभी ये खुलासा नहीं हुआ है। और यही मेन टॉपिक, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाकी सारे डील्स एक तरफ हैं और भारत का जो कृषि और डेयरी और ये जो मत्स्य, जो मछली पालन का जो क्षेत्र है, ये काफी सेंसिटिव माना जाता है, काफी संवेदनशील क्षेत्र है हमारे लिए। उसका जो मुख्य कारण है वो मैं बताने जा रहा हूँ। उसका मुख्य कारण ये है कि अमेरिका में जो कृषि क्षेत्र है, अमेरिका का जो कृषि क्षेत्र है और जो डेयरी क्षेत्र है वो बहुत ही डेवलप है इन कंपैरिजन टू इंडिया। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे जो किसान है, मैं इसको आपको समझाता हूँ कैसे है ये। जैसे एक तरफ मान लीजिए कि एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ यूएस है और एक तरफ इंडिया है। तो यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो, यहाँ के फार्मर्स, इनके पास बहुत ही ज्यादा बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा लैंड पे ये खेती करते हैं। इनका लैंड जो है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है, लैंड लार्ज स्केल पे है, ठीक है, लार्ज स्केल पर लैंड है। और यहाँ के जो फार्मर्स है, इंडिया के जो फार्मर्स है, इनका जो लैंड, ये जिस लैंड पे खेती करते हैं वो स्मॉल स्केल पे है, क्योंकि यहाँ एक दो, ऑन एन एवरेज 2 एकड़, 1 एकड़ से ज्यादा का प्लॉट किसान के पास नहीं होता खेती करने। ये जो है बहुत बड़े बड़े, मतलब इन बहुत बड़े 10 एकड़ 20 एकड़ ऐसे करके, इनका जो छोटा छोटा भी किसान है वो 10-20 एकड़ पे जाके करता है। प्लस इनका जो ये जो खेती करते हैं वो बहुत टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये लोग मशीनरी का यूज करते हैं, और साथ में जो इनका आउटपुट होता है खेती से, उसको ये काफी कम रेट में निकालते हैं। तो ये सब इनका जो यूज करने का तरीका है, ये सारे मशीनरीज ये सब, तो इसके चलते इनका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस निकल कर आता है, कोई भी प्रोडक्ट हो, राइस हो, व्हीट हो, कुछ भी हो, ये प्रोडक्ट जो है बहुत लो प्राइस में लेकर आते हैं। और इधर जो प्रोडक्ट आता है, ये प्रोडक्ट क्योंकि बहुत ज्यादा उन्नत खेती नहीं है कंपेयर टू अमेरिका, तो इनका जो आता है प्रोडक्ट, उसका प्राइस हाई हो जाता है। वो चाहे मैं खेती की बात करूं या फिर डेयरी की भी बात करूं। अगर डेयरी में भी हम आएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी अगर हम आते हैं, तो इनका लार्ज स्केल पे डेयरी करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो जिसके कारण इनका जो प्राइस है डेयरी के प्रोडक्ट का वो लो आता है, कम प्राइस पे आता है, और इधर हाई प्राइस पे आता है। इनका हाई प्राइस पे आता है, ठीक है। तो अब अगर इस बेसिस पे जब हम देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे, अगर इंडिया यूएस को एग्रीकल्चर, डेयरी एंड मत्स्य पालन के लिए अगर मार्केट ओपन कर देती है इंडिया, तो ये इनके प्रोडक्ट्स क्या है, इंडिया में आना शुरू हो जाएंगे। जब इनके प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे, तो सपोज करिए कि ऑन एन एवरेज, मैं मानता हूं कि भारत में जो दूध का रेट है वो, मैं ऑन एन एवरेज में 50 रुपये मानकर चलता हूं, 50 रुपये है इनका। ये शुरू में जब आएंगे, इनको यहाँ के मार्केट में ये क्या करेंगे, 30 रुपये में बेचना शुरू कर देंगे दूध को। जब 30 रुपये में ये शुरू करेंगे, भारत का जो पशुपालक है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। जब यहाँ के लोगों को 30 रुपये में दूध मिलना शुरू हो जाएगा, अमेरिका से आ रहा हुआ दूध, तो वो फिर क्या करेंगे, इधर इनका दूध ना लेकर
वो यूएस का दूध परचेज करेंगे, जिसके चलते इधर जो है पशुपालक, जो भारत के पशुपालक हैं, चाहे जो खेती करने वाले लोग हैं, इनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इनका इंटरेस्ट जब खत्म होना शुरू होगा तो ये क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ये अपना डेयरी वाला काम और एग्रीकल्चर वाला काम छोड़ देंगे, जिसके चलते क्या होगा, क्राइसिस सिचुएशन आ जाएगा देश में। और आपको मैं बता दूं कि आज भी हमारे देश का जो 49% पॉपुलेशन है, ऑफ पॉपुलेशन जो है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर ही इतने सारे 49% पॉपुलेशन का जो आजीविका है वो एग्रीकल्चर पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टिका हुआ है। तो इसके चलते क्या होगा, यहां से जब ये सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, यहाँ इंडिया के ये सारे लोग क्या करेंगे, जो भी एग्रीकल्चर और इस डेयरी एंड मत्स्य पालन से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या करेंगे, अपना काम धाम छोड़कर वो जाकर उसी जगह कहीं लेबर का काम करेंगे, कुछ करेंगे, जो भी होगा, लेकिन अपने इस चीज को छोड़ देंगे, जिसके चलते बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा बहुत ज्यादा, और देश में किसानों की हालत खराब हो जाएगी, जो कि अभी ऑलरेडी अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, मगर ठीक है, जो भी है, अपना लोग कुछ तो कर रहे हैं, कुछ मतलब अपना जो भी है, अपना फिलहाल जो भी अपना अर्निंग कर रहे हैं, उससे भी बदतर हालत हो जाएगी। और ये क्या करेंगे, 30 रुपए में लाएंगे, यहां से इनको खत्म कर देंगे, और जब पूरा इंडिया के जितने एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी लोग हैं, जब ये छोड़ देंगे अपना काम, तो फिर ये रेट अपना मनमाना करके मोनोपोली कर देंगे। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि अभी जियो ने क्या किया, जब जियो आई थी तो उस समय कितने सारे कंपनी थे, टेलीकम्युनिकेशन के बहुत सारे कंपनी थे, मगर उसने क्या किया, पहले फ्री में देना शुरू किया। जब फ्री में देना शुरू किया, सभी सारे प्लेयर्स को खत्म कर दिया। जब सारे प्लेयर्स खत्म हो गए, फिर आज मनमाना हिसाब से रेट ले रही है, जो उसको मन में आ रहा है वो अपना चार्ज कर रही है, लोग दे भी रहे हैं, लोग उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। वही हाल ये होगा। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है कि इंडिया यूएस के साथ जो भी डील है वो ठीक है, आप मेटल पे करें, आप मेटल पे डील करें, स्टोन पे करें, जो भी करें, ज्वेलरी पे करें, किसी पर भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूट्स पे आप कर सकते हैं, जो भी है, बट ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जो सेंसिटिव, काफी संवेदनशील चीज है हमारे देश के लिए, ताकि इससे हमारा किसान वर्ग जो है वो प्रभावित ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यही बात है। अब इसी पर हम समझते हैं कि मुख्य जो बातें हैं वो क्या हुई है इस डील में। तो पहले 50% पे टैरिफ था, जिसको यूएस ने 18% पे ला दिया है, और ये उन्होंने कहा है कि आप रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। और दूसरा है कि आप 500 अरब डॉलर का सामान आपको लेना है मुझसे। 500 अरब डॉलर का सामान भारत खरीदेगी अमेरिका से। और इसके साथ ही साथ जो भी डील है उन्होंने किया है, और हम ये कह सकते हैं कि भारत का एक प्रकार से डिप्लोमेटिक डील है। कहीं खुशी तो कहीं गम है, लेकिन ये एक प्रकार से डिप्लोमेटिक डील है, और इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के शर्तों पर कुछ न कुछ तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही विकसित देश है हमारे सामने। तो हम उससे अमेरिका को हम पूरी तरह अपनी शर्तों पर नहीं ला सकते, क्योंकि अमेरिका हम पर निर्भर नहीं है, पर हम अमेरिका पर निर्भर हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हम बहुत बड़ा मार्केट हैं, पर टेक्नोलॉजी अभी भी अमेरिका की सबसे जबरदस्त की है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो आईटी सेक्टर है वो अमेरिका पर ही निर्भर है ज्यादा से ज्यादा। तो इसके चलते हम क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग जो है
आईटी सेक्टर से संबंधित जो भी लोग अमेरिका में रह रहे हैं, H1B वीजा का खतरा भी आने लगता है, क्योंकि अमेरिका जब टारगेट करने लगता है इंडिया को, तो वो बहुत सारे चीजों को लेकर धमकियां उसकी आने लगती है, तो उस पर H1B वीजा पर जो छूट है, सारे चीजों पर वो कंट्रोल करने लगता है कि आप मेरे हिसाब से चलो। तो यही सब बात है कुल मिलाकर। अब इंडिया के सामने अब यही है कि इंडिया आज जो हमारी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के हिसाब से हम डील करें और हम टैरिफ को कम करें। ठीक है, हम इसके डील के हिसाब से चले, मगर हम अपने संवेदनशील चीजों से समझौता नहीं कर सकते। ये इस चीज को भी लेकर चलना पड़ेगा, और साथ ही साथ इंडिया को अपने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर चलना होगा कि हम अंदर ही अंदर अपने आप को मजबूत करें, ताकि ठीक है आज हम यूएस के शर्तों के सामने झुक रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो भी कहे, या डिप्लोमेटिकली हम जो भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जब मेक इन इंडिया के तहत जब हम अपने आप को अंदर से मजबूत बना लेंगे, जब हम भी हर चीज को चीज का प्रोडक्शन करने लगेंगे अपने देश में, तो फिर हमें झुकना ना पड़े अमेरिका जैसे देशों के सामने, फिर हम अपनी शर्तों पे डील करेंगे। और वो भी दिन आएगा, लेकिन उसके लिए आज हमें जो है मजबूती से मेक इन इंडिया को बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कुछ विषय थे, यही कुछ पॉइंट्स थे जो इस टॉपिक पे मैं बताना चाह रहा था। अब नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।